और ये एक दिन का खेल नहीं है। इसीलिए एनआईए की जो ये सफलता है, ये छोटी सफलता नहीं है। इसका फिलर इलेक्शन के दौरान भी मिल गया था, इलेक्शन के पहले भी मिल गया था। लेकिन जब इलेक्शन के दौरान गृह मंत्री का दौरा लगा आसाम का और पश्चिम बंगाल का, तो वहां जो उनको फीडबैक आने शुरू हुए, उनको लग गया कि ये चुनाव आखिर में ये लोग जीतते कैसे हैं, जीतने की का खेल क्या है। तो पहले तो ये फर्जी वोटर लिस्ट ये बनवाते हैं। अभी 1 करोड़ फर्जी वोटर का नाम कटा पश्चिम बंगाल में, 90 लाख के आसपास, और 37 लाख और 27 लाख अभी विथहेल्ड है, जिसमें से कुछ हजार को अनुमति दे दी गई है, जिस पर ये लोग बवाल कर रहे हैं, खान मार्केट गैंग, कि 27 लाख वोट को आपने जो है अलग कर दिया, अगर वो उनको वोटिंग करने के लिए दिया जाता तो हम जीत गए होते, मतलब 27 के 27 लाख इनको मिल गया होता। तो एक तो इन्होंने फर्जी वोटर बना लिया, उनको सिस्टम में ले आए, उनका बदाबता वोटर आईडी कार्ड बन गया, वो वहां के नागरिक हो गए, और फिर वो धीरे धीरे इनके नैरेटिव से, और फिर एक्सपेंशन शुरू हुआ। 27% पॉपुलेशन है अभी भी पश्चिम बंगाल में, मुस्लिम आबादी है 27%। अब बंगाली मुसलमान, अभी भी कहा जा रहा है कि बंगाली मुसलमान तो 90% है, 10% अभी भी बाहर से आए हैं। लेकिन वो जो 10% है, वो सारे आंकड़े को आप समझिए कि बदलने की कैपेसिटी में है। वो इन्फ्लुएंसर हो चुका है, वो प्रभाव अपना बढ़ा रहा है, जिसकी दखल राजनीति में सीधे हो रही है। और इसलिए संदेश खाली में शाहजहां शेख खुलेआम सड़क पर आके कहता था कि हां, हम बांग्लादेशी हैं और हम जो कहेंगे, हम जो करेंगे वही करना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो 10% का की तादाद उनके पीछे खड़ी थी। ये जो 1 करोड़ वोटर घटे हैं, उसमें कितने बांग्लादेशी हैं, कितने घुसपैठिए हैं, कहना मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका पलायन वहां पर हो गया है, मौत हो गई है, ये सब भी विषय था एसआईआर का। लेकिन अगर शाहजहां शेख संदेश खाली में इतनी हिमाकत कर रहा था कि सरेआम भारत की जमीन पर, भारत की मिट्टी पर वो कह रहा था कि हाँ, मैं बांग्लादेशी हूं और जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, शादी के पहले लड़कियों को उनके पास जाना पड़ेगा, ये खेल चल रहा था संदेश खाली में। और ये एक दिन की कहानी नहीं है, और पिछले 15 साल की भी कहानी नहीं है, ये पिछले 49 वर्ष की कहानी है, पिछले 50 वर्ष की कहानी है। पहले कम्युनिस्टों ने किया और फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने उसी को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो पूरा सिंडिकेट जो कम्युनिस्टों के साथ था, वो पूरा का पूरा सिंडिकेट ममता बनर्जी के साथ आ गया। और जो खेल वो कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के कर रहा था, सेकुलरिज्म के नाम पर, सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर, वो खेल वो सीधा का सीधा ममता बनर्जी के साथ खेलना शुरू कर दिया। और ये जो बांग्लादेशी संगठन है, ये बांग्लादेशी संगठन अपना संगठन भारत में तैयार करता रहा। मैं बार बार नाम भूल जाता हूं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये संगठन है कौन। भारत में जो काम कर रहा था, वो बांग्लादेश का संगठन है, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश। और उसका जो भारतीय काउंटर एलिमेंट था, आप कह सकते हैं, जो इमाम महमूदर कफिला IMK, ये उसका सिस्टर कंसर्न था, जो कि भारत में ऑपरेट कर रहा था। अब इस तरह से अभी तो NIA ने 11 लोगों को एक प्रकार से गिरफ्तार किया है, 11 लोगों की पूछताछ की है। उसकी निशानदेही पे मदरसा हो, अलग कोई जो लोकल वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, इन सब में जो गतिविधि उनकी चल रही थी, जमीन हड़पने की गतिविधि थी, शादी करने की गतिविधि थी, कन्वर्जन की गतिविधि थी। एक तो कन्वर्ट करो, हिंदू आबादी को कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको रेडिकलाइज करो, उसको अपने धर्म के बारे में बताओ, और हिंदू धर्म के बारे में मूर्ति पूजक हो तुम, उसको काफिर बताओ। ये सब का पूरा खेल चल रहा था। तो एक तरफ से उसे न सिर्फ खाली हथियार के बल पर कन्वर्जन हो रहा था, डरा करके धमका करके कन्वर्जन हो रहा था, पैसे भी देना पड़ता था तो पैसे भी देता था, वो सारे नकली नोट का कारोबार चल रहा था। इतने दिनों से, 50 वर्षों से लगातार ये खेल जारी है मित्रों। मतलब आप समझ लीजिए कि 1971 में, 70 में, अब तो 50 वर्ष होने जा रहे हैं, 50 वर्ष से ऊपर हो गया है, 56 वर्ष। मतलब बांग्लादेश के पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, हार गया, फिर भी पाकिस्तान चेता नहीं,
90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, उसका बदला वो दूसरे तरीके से ले रहा था। और इसीलिए वहां के सिपह सालार कहते थे कि भारत को 1000 जख्म देंगे। हम डायरेक्ट तो युद्ध लड़ नहीं सकते उनसे, तो हम जो छद्म युद्ध करेंगे उनके साथ, प्रॉक्सी वॉर करेंगे, और कहीं पर बम फोड़ेंगे, कहीं पर बलवा करवाएंगे, कहीं हिंदू मुसलमान का नाटक करवाएंगे, लड़ाई करवाएंगे, कहीं फोर्स कन्वर्जन करवाएंगे, कहीं रेडिकलाइज करवाएंगे, हम आबादी को तैयार करेंगे। तो कई मिशन पे ये जो मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश का, ये काम कर रहा था, और भारत में बजाबता उनका एक सिस्टम कंसर्न बन करके इन सारी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। और ये सब पहले से भी जानकारी थी होम मिनिस्ट्री को, लेकिन इलेक्शन के दौरान होम मिनिस्ट्री को और पुख्ता सबूत मिलने लगे। याद कीजिए आप कि मुर्शिदाबाद में ही जब 5 लॉ ऑफिसर को घेर लिया हजारों की भीड़ में, और उसके बाद वो हजारों की भीड़ यूं ही नहीं आ गई, हजारों की भीड़ को रेडिकलाइज किया गया था, उसको पकड़ा गया, उसको बोला गया था कि इसको पकड़ो, इसको मारो। 2:30 बजे रात तक चीफ जस्टिस जो है वो जगे रहे थे। ये सब मैं आपको बता चुका हूं कई बार, लेकिन फिर मैं रेफरेंस में आपको बता रहा हूं। तो ये सब जो कहानी चल रही थी एसआईआर की गतिविधि को रोकने की, ये पूरी तैयारी थी जो बांग्लादेश सीमा के पार से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था कि किसी भी कीमत पर एसआईआर की गतिविधि को रोकना है। और उसके लिए जो स्थानीय नेता थे तृणमूल कांग्रेस के, उसके ऊपर दबाव था, और इसीलिए ममता बनर्जी गाउन पहन करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। हाईकोर्ट भी पहुंची और वहां बात नहीं बनी तो गाउन पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब मुझे हैरानी है कि उस सुप्रीम कोर्ट में जो गाउन पहन के गई थी ममता बनर्जी के ऊपर भारत के बार काउंसिल ने क्या खत लिखा, उसका क्या जवाब आया, पता नहीं, चुप्पी सध गई है। उसमें लगता है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ ट्रूस हो गया है। लेकिन स्वयं ममता बनर्जी एसआईआर रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए, अरे भाई एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं है, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। आपको अगर अपने ऊपर हौसला है, ताकत है, तो आप करने दीजिए इलेक्शन कमीशन को, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि रिग कर रहा है तो हट जाइए, रिग करने दीजिए, सब दिन के लिए रहेंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आपने रास्ता गलत चुना, और इसीलिए आपके जो भतीजे हैं वो लगातार ये बयान दे रहे थे। अब तो उनकी नपने वाली है। तो अब ये एनआईए की गिरफ्त में जो 11 लोग हैं, ये सारा राज उगलने वाला है। चार्जशीट तैयार है। तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन है मित्रों, बहुत बड़ा क्रैकडाउन। और बांग्लादेश अब परेशान है। बांग्लादेश को संदेश पहुंच गया है भारत सरकार की तरफ से कि भैया इस ऑर्गेनाइजेशन की, ये जो मुजाहिदीन वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसको तुम वहां से हटाओ। और वो हमारे साथ भारत में अपना सिस्टर कंसर्न खड़ा कर लिया है, ये चलेगा नहीं। तो वो डॉसियर भी जो है सो आदान प्रदान किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले एनआईए की गिरफ्त में जो 11 लोग हैं, वो अभी राज उगलेगा कि यहां कौन कौन नेता है जो उन्हें सिस्टर कंसर्न को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे, कितने दिनों से कर रहे थे। उसमें कम्युनिस्ट भी नपेंगे, बहुत सारे कम्युनिस्ट के जो स्थानीय नेता हैं वो भी नपेंगे। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सत्ता के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। तो सत्ता में कौन कौन नेता है, क्या इसकी आंच अभिषेक बनर्जी तक भी जाएगी? अगर ये एनआईए ने गिरफ्तारी की है 11 लोगों की, तो ये बिना सरकारी संरक्षण के ये इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता है, क्योंकि संपूर्ण तैयारी थी उनको गजबाई हिंद को लागू करवाने की पश्चिम बंगाल से। और इसीलिए पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप आसाम में चुनाव हार गया, कांग्रेस पार्टी कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि आसाम में भी वही खेल चल रहा था। लेकिन पश्चिम बंगाल में हार और जीत की चर्चा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। क्या बात थी, ऐसी क्या बात थी पश्चिम बंगाल में जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देना पड़ जाए मोदी को? कुछ तो बात होगी। कहानी वही था, रूट वही था मित्रों। भारत को 1000 जख्म देने का रूट बन गया था बांग्लादेश, क्योंकि इधर सीमाबंदी हो रही थी तो वो रूट बहुत आसान था, बांग्लादेश का रूट बहुत आसान था। और बांग्लादेश के उसी जड़ पर अमित शाह ने अब सीधा प्रहार कर दिया है, और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं अमित शाह। उसको नेस्त नाबूद करके ही दम मारेंगे। और हमने आपको बहुत पहले कहा था, 4 मई के पहले कहा था कि एनआईए पश्चिम बंगाल में और आसाम में इतनी एक्टिव क्यों है। ये ड्रग का रूट है, ये अवैध हथियार का रूट है, ये नकली नोट का रूट है, और इसके अलावा समाज को डेमोग्राफिकली बदलने का पूरा रूट है, पूरा इंतजाम किया गया है यहां पे। तो हर स्तर पर उनकी तैयारी चल रही है।
और अब सईदा हमीद यहां पर कह रही हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान से वो नफरत करते हैं। कमाल की बात है। सीमा पार से भारत को तोड़ने के लिए, भारत में बलबा खून बहाने के लिए पूरी तैयारी हो रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, और हमीदा सईद कह रही हैं कि उनको मुसलमान से नफरत है। किसी मुसलमान से किसी को कोई नफरत नहीं है, लेकिन वो आतंकवादी, वो गिरोह जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, बांग्लादेश में काम कर रहा है, सीआईए के इशारे पर काम कर रहा है, उससे दो दो हाथ करना तो हमारी जिम्मेदारी है। और सईदा हमीद कितनी भी चिल्लाती रहेंगी, आप चिल्लाते रहिए, खान मार्केट में बैठ करके चिल्लाते रहिए, फेसबुक सोशल मीडिया पर चिल्लाते रहिए, इंटरव्यू देते रहिए, लाइक माइंडेड जो इन्फ्लुएंसर है उनके साथ बातचीत करते रहिए, खान मार्केट में कॉफी पीजिए टर्टल में, और उसके बाद चिल्लाते रहिए कि उनको मुसलमान से नफरत है। मोदी और अमित शाह को मुसलमान से कोई नफरत नहीं है। आपको असल में चिंता हो रही है, क्योंकि आपका खेल अब उजागर हो रहा है। एनआईए पकड़ रही है, 11-11 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और एक एक रास्ते पर एनआईए चौकस है, भारत की खुफिया एजेंसी चौकस है, और अब बार फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। आप विचलित हो गए हैं, मुसलमानों से नफरत है, मुसलमानों के कान में कूड़ा भरने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को जिहादी बनाने के लिए आंदोलन करवाना चाहती हैं। ये चलेगा नहीं। आप टर्टल में खान मार्केट में बैठिए और वहां से आप ये गाना गाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। क्यों? हमारे पास सबूत हैं, सरकार सबूत ला करके मुहैया करा रही है। जो 11 गिरफ्तार हुए हैं, जो जिनको पकड़ा है एनआईए ने, वो सबूत के साथ होगा, वो फर्जी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए इनकी रुदाली चलती रहेगी, खानम गानम गैंग का रुदाली चलता रहेगा। अमित शाह अपने रास्ते पर है, अमित शाह रुकेंगे नहीं अब, और रुकना भी नहीं चाहिए। पूरा देश साथ में है, ये कोई हिंदू मुसलमान का खेल नहीं है। भारत को टुकड़ों में बांटने के लिए हजार जख्म देने वालों को अब जख्मी करना पड़ेगा, और वो काम अमित शाह ने शुरू कर दिया है। साम दाम दंड भेद सब जारी रहेगा। हमीदा जी, आप रोते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।